तो अभी हम लोग एक बार कल का रिवाइज कर लेते हैं, चार्ज ऑफ जीएसटी. ओके, एंड देन वी विल कंटिन्यू. चार्ज ऑफ जीएसटी सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. ओके, ये दो सेक्शंस हम लोग को पढ़ने. एंड इंट्रा स्टेट के लिए सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईजीएसटी, इंटर स्टेट के लिए सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एंड टेरिटोरियल वाटर्स. ओके, ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया. उसके बाद सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 स्टार्ट किया था, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9(2). मतलब 9(2) में कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे. ओके, दैट इज नॉट लेवेबल टू जीएसटी एज ऑफ नाउ. ओके, अभी नहीं लगेगा, बाद में लग सकता है. क्लियर है? कौन से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे? पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एचएसडी एंड मोटर स्पिरिट. क्लियर है क्या? उसके बाद देखा, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9(2), सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज. ओके, ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाई. इंट्रास्टेट सप्लाईज मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन द सेम स्टेट. अगर दोनों अलग स्टेट रहेगा तो आईजीएसटी लगेगा, दोनों सेम रहेगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी. दोनों सेम रहेगा फिर भी उसको इंटर स्टेट बोलेंगे. ऐसा ट्रांजेक्शन क्या था? सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. क्लियर है क्या? तो इंट्रा स्टेट सप्लाईज रहेगा तो सीजीएसटी लगेगा एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग 20%. सीजीएसटी का रेट 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता. ओके, आईजीएसटी रहेगा तो 40 से ज़्यादा नहीं होगा. ओके, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है. okay, क्योंकि डेफिनेशन से बाहर है. एट ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई. ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर ये रेट्स लगने वाला है. ओके, एंड शाल बी पेएबल बाय टैक्सेबल पर्सन. टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग बताया था. ओके, दो दो लोग टैक्सेबल पर्सन है. सबसे पहला पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सेकंड इज रजिस्टर्ड पर्सन. ओके, ये दो लोग को क्या माना जाता है? टैक्सेबल पर्सन. ओके, रजिस्टर्ड पर्सन खाली नहीं है, इसके अंदर ऐसा पर्सन भी है जिसका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो चुका है, या फिर जो भी थ्रेशोल्ड उसको एप्लीकेबल है वो क्रॉस हो चुका है, पर वो अब तक रजिस्टर्ड नहीं है, उसको भी टैक्सेबल पर्सन कहा जाएगा. उन लोग को टैक्स भरने का. फिर अपन ने 9(3) स्टार्ट किया. ओके, इंट्रोडक्शन दिया है खाली 9(3) का. क्या इंट्रोडक्शन दिया? नॉर्मली जीएसटी कौन पे करता है? नॉर्मली सप्लायर पे करता है, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड केसेस में ओके रिसिपिएंट इज गोइंग टू पे जीएसटी. कुछ स्पेसिफाइड केसेस में ओके आरसीएम लगने के लिए 3 चीज चाहिए. स्पेसिफाइड सप्लायर ने स्पेसिफाइड सर्विस देना चाहिए टू स्पेसिफाइड रिसिपिएंट. क्लियर है? तो ये आरसीएम लगेगा. दूसरा पॉइंट, आरसीएम का लायबिलिटी हमेशा कैश में पे होना चाहिए. मतलब यू कैन नॉट यूज इनपुट टैक्स क्रेडिट टू पे आरसीएम लायबिलिटी. ओके, लॉजिक बताया था. उसके बाद आरसीएम का पेमेंट का आईटीसी अपने को सेम मंथ में मिलेगा अगर एलिजिबल होगा तो. ओके, आईटीसी अपने को सेम मंथ में मिलेगा. उसके बाद देखा हम लोगों ने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. ओके, आरसीएम का अगर मैं स्पेसिफाइड रिसिपिएंट हूँ तो मुझे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ माय सेल्स टर्नओवर. जहाँ तक किया था. ओके, अभी हम लोग आरसीएम का एंट्रीज स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, आरसीएम का जो एंट्रीज है दे आर मेंशन्ड इन नोटिफिकेशन नंबर 13/2017. ओके, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017, सेंट्रल टैक्स रेट. ओके, सेंट्रल टैक्स रेट. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन. ओके, नोटिफिकेशन नंबर नहीं बोलो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन. ओके, सेंट्रल टैक्स रेट, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स रेट. ओके, ऐसा 4 टाइप रहता है. यहाँ पर जो रेट लिखा ना ये आर, ये सेंट्रल टैक्स रेट के नोटिफिकेशन का पार्ट है. ओके, 4 नोटिफिकेशन हम लोग एक बार लिखते हैं यहाँ पर. ओके, सबका रिलेवेंस बता दो. सेंट्रल टैक्स रेट, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स रेट. ओके, 4 अलग टाइप के नोटिफिकेशन है. ओके, अभी सेंट्रल टैक्स के नोटिफिकेशन में ये लोग लॉ को चेंज करते हैं. ओके, लॉ को चेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ सप्लाई में अमेंडमेंट लाने का, प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज करना है. ओके, रजिस्ट्रेशन का
टाइम लिमिट को चेंज करना है, मतलब कुछ भी करना है एक्सेप्ट चार्ज एंड रेट एंड एग्जेम्पशन। ओके, तो ये सेंट्रल टैक्स रेट का नोटिफिकेशन कब लगता है? ओके, चार्ज अगर चेंज करना है, मतलब कि आरसीएम में से एफसीएम में कन्वर्ट करना है उस ट्रांजेक्शन को, या तो नॉर्मल से आरसीएम लगाने का है, दैट इज कॉल्ड एज चार्ज। तो चार्ज के लिए रेट का नोटिफिकेशन काम आएगा। ओके, रेट का नोटिफिकेशन मतलब रेट, दैट इज जीएसटी का रेट अगर चेंज करना है कोई प्रोडक्ट पे, तो उसके लिए भी रेट नोटिफिकेशन काम आएगा। ओके, या फिर किसी प्रोडक्ट को एग्जेम्प्ट करना है या फिर उसको टैक्सेबल करना है, तब भी ये काम आएगा। आ रहा है समझ में? बेसिक चीज़ें पर मालूम होना चाहिए कि रेट नोटिफिकेशन क्यों काम आता है। ओके, अभी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ऑफिस में बोलेंगे कि आरसीएम का चेक करो कभी आया था, तो आप लोग पूरा सेंट्रल टैक्स के सब नोटिफिकेशन घुमा लोगे लेकिन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो चार्ज है। चार्ज कहाँ पर रहेगा? सेंट्रल टैक्स रेट के नोटिफिकेशन पे रहेगा। समझ में आया क्या? तो अगर समझो आरसीएम का काम करना है या फिर जीएसटी का रेट चेंज चेक करना है या तो एग्जेम्पशन है कि नहीं वो चेक करना है, तो रेट नोटिफिकेशंस में ही देखना आपको। आ रहा है समझ में? एंड लॉ को चेंज किया है, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ओके, रिफंड, जो भी कुछ है इन तीनों को छोड़ के एवरीथिंग इज अमेंडेड इन दीज नोटिफिकेशंस। क्लियर है? एंड जैसे इधर एक नोटिफिकेशन आएगा, इधर भी एक आएगा, इधर एक आएगा, इधर भी एक आएगा, और दोनों साइमल्टेनियसली चलता है। क्योंकि अगर इंट्रा स्टेट के लिए कुछ चेंज कर रहे हैं तो वो इंटर के लिए भी चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ऑटोमेटिकली साथ में रहेगा, लेकिन एक जगह पे साथ में नहीं रहेगा। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ चेंज करना है, ओके, तो इधर कुछ भी नहीं आएगा, फिर खाली यहाँ पर ही आएगा, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज स्पेसिफिकली कंटेन्ड इन आईजीएसटी एक्ट। क्लियर है सबको? अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आरसीएम का सर्विसेज। ओके, सबसे पहला है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ओके, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। अभी फॉर एग्जांपल ए करके एक सप्लायर है। ओके, इसको कुछ गुड्स भेजना है बी को। ओके, अज्यूम करते हैं 1 लाख रुपीज का गुड्स है एंड 18,000 ये गुड्स के ऊपर जीएसटी है, गुड्स के ऊपर जीएसटी। ओके, सो टोटल बिकम्स 1,18,000। अभी ए को ये गुड्स भेजने के लिए किसी ट्रांसपोर्टर का सर्विस लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके, ए को अगर ये गुड्स भेजना है तो कोई ट्रांसपोर्टर तो लगेगा। सो टी नाम का एक ट्रांसपोर्टर है, उससे ए सर्विस ले रहा है। ओके, उससे ए सर्विस ले रहा है ताकि ये गुड्स बी को भेज पाए। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। अभी हम लोग ये जो प्रोविजन पढ़ रहे हैं ये टी के एंगल से पढ़ रहे हैं। किसके एंगल से? ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टर जो रहता है गुड्स का ट्रांसपोर्टर, उसके पास गवर्नमेंट ने आरसीएम का ऑप्शन देके रखा है। ओके, एफसीएम का भी ऑप्शन हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ओके, लेकिन हम लोग कौन से सप्लायर के लिए बात कर रहे हैं? ए के लिए बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग टी के एंगल से डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, टी के एंगल से डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्टर के पास क्या ऑप्शंस है अपने सर्विसेज को देने के लिए जीएसटी में, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? अभी गवर्नमेंट ने बोला है टी को कि टी के पास देर आर 2 ऑप्शंस। ओके, टी के पास गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन देके रखा है जीएसटी भरने का। ओके, 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड सेकंड ऑप्शन है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन मतलब कि टी चाहे तो अपने रिसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करके भर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज एफसीएम ऑप्शन, या तो वो कुछ जीएसटी चार्ज ही नहीं करेगा, लेट हिज रिसिपिएंट पे टैक्स अंडर आरसीएम। आ रहा है समझ में? 2 ऑप्शन समझा? ओके, अगर एफसीएम ऑप्शन में टी होता तो टी क्या करता? समझो 5,000 का फ्रेट है, ओके, इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करके बिल करता। ओके, ये एफसीएम का ऑप्शन इस तरीके से होगा। एंड आरसीएम के ऑप्शन में वो खाली 5,000 ही चार्ज करता।
एंड इसके ऊपर जीएसटी कौन भरता? उसका रिसिपिएंट भरता, दैट इज ए भरता। समझ में आया क्या? ए या तो बी, हम लोग पढ़ेंगे बाद में। समझ में आ रहा है बेसिक चीज? तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, ट्रांसपोर्टर को दो ऑप्शन दिया, ओके, एफसीएम का ऑप्शन एंड आरसीएम का ऑप्शन। अब एफसीएम के ऑप्शन में गवर्नमेंट और भी डिटेल में दो ऑप्शन दे रहा है। ओके, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एफसीएम के ऑप्शन में भी दो ऑप्शन दे रहा है। मतलब देर आर टू एफसीएम रेट्स अवेलेबल फॉर जीटीए। ओके, दो एफसीएम का रेट्स है। सबसे पहला रेट है से 12% विथ फुल आईटीसी। सबसे पहला ऑप्शन है 12% विथ फुल आईटीसी। एंड सेकंड ऑप्शन है 5% विदाउट आईटीसी। ओके, दो रेट, ध्यान से सुनना आप। सबसे पहला रेट है 12% विथ फुल आईटीसी। मतलब कि अगर जीटीए ऑप्ट करता है, ओके, जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, हम लोग शॉर्ट में इसको जीटीए बोलेंगे। ओके, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी अगर 12% विथ फुल आईटीसी के ऑप्शन में जाता है तो ट्रांसपोर्टर को अपने रिसिपिएंट को 12% जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? 12% चार्ज करना पड़ेगा। मतलब अगर 5,000 रुपए का बिलिंग होएगा तो इसमें 600 रुपए जीएसटी ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से बिलिंग करना पड़ेगा किसको? ट्रांसपोर्टर। अगर एफसीएम का 12% का ऑप्शन ऑप्ट किया तो। समझ में आया? लेकिन ये ऑप्शन ऑप्ट करने पर जीटीए को फुल आईटीसी मिलेगा उसके परचेजेस का। क्या क्या परचेज किया रहेगा? जीटीए ने ट्रक खरीदा होगा, ओके, उसका जो जगह होगा वो रेंट पे होगा, या तो फिर उसने समझो पैकिंग के लिए मटेरियल खरीदा होगा। समझ में आ रहा है? मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टर, वीआरएल ट्रांसपोर्ट, ओके, या फिर कोई दूसरा ब्लू डार्ट हो गया, तो ये सब जीटीए है। ओके, ये लोग कुरियर एजेंसी भी है, जीटीए भी है, सब है ये लोग, फेडेक्स। तो इन लोग का जितना भी परचेज है उन सभी का आईटीसी वो लोग को मिलेगा। आया समझ में? कुछ भी ब्लॉक नहीं रहेगा, सब कुछ मिलेगा। तो आईटीसी फुल्ली ले लो एंड जीएसटी कितना चार्ज करो सामने वाले पर? 12%। सबको समझा यहाँ तक? फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है क्या? एफसीएम का फर्स्ट ऑप्शन। अभी सेकंड ऑप्शन इज 5% विदाउट आईटीसी। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या? 5% विदाउट आईटीसी। मतलब कि अगर जीटीए अपने रिसिपिएंट को सिर्फ 5% चार्ज करना चाहता है तो उसको कोई आईटीसी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रेट कम कर दिया ना। देखो नॉर्मली क्या होता है, आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट अगर 12% है तो कुछ इनपुट रहेगा, नेट करके पे कर। लेकिन अभी तो रेट ही कम कर दिया तो गवर्नमेंट आईटीसी नहीं देगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है क्या? तो 5% इज विदाउट आईटीसी। मतलब कि अगर समझो जीटीए ने 5% का ऑप्शन लिया तो उसको अपने रिसिपिएंट को कितना चार्ज करना पड़ेगा? 5%। लेकिन उसको अपने परचेस का आईटीसी नहीं मिलेगा, पर जो रिसिपिएंट उससे खरीद रहा है उसको आईटीसी मिलेगा। ओके, देखो यहां पर सुनो, ये जो 12% चार्ज करेगा 600 रुपया, इसका भी आईटीसी किसको मिलेगा? रिसिपिएंट को। इसका भी आईटीसी मिलेगा रिसिपिएंट को। ओके, ये 250 का भी आईटीसी रिसिपिएंट को मिलेगा। ओके, रिसिपिएंट को 250 का भी आईटीसी मिलेगा, इस 600 का भी आईटीसी मिलेगा। आ रहा है समझ में? लेकिन हम लोग आईटीसी विदाउट आईटीसी मतलब किसके बारे में बात कर रही है? ट्रांसपोर्टर के एंगल से बात कर रहे हैं। ओके, ट्रांसपोर्टर को आईटीसी नहीं मिले। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? उसके बाद आरसीएम का ऑप्शन रखा है। आरसीएम के ऑप्शन में क्या होएगा? आरसीएम के ऑप्शन में recipient is going to pay 5% GST. Okay, recipient has to pay 5% GST. ओके, अभी आईटीसी सप्लायर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा सोचो। क्वेश्चन क्या बोला मैंने? देखो हम लोग ट्रांसपोर्टर, हमने अपने सप्लाईज पे जीएसटी चार्ज नहीं किया। हमने बोला कि नहीं, हम लोग चार्ज नहीं करेंगे, हमको आरसीएम में जाने का। हम आरसीएम में गए,
तो अपना रिसिपिएंट जीएसटी भरने वाला है, तो हम लोग को आईटीसी मिलेगा कि नहीं हमारे परचेस का, ये सोचना है। मिलेगा? क्या लग रहा है? चलो एक एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर है। अज्यूम करो कि एक जीटी है, ओके, उसने पैकिंग मटेरियल परचेस किया, ओके, जो भी वो भेज रहा है पार्सल, उसको पैक करने के लिए मटेरियल परचेस किया, ओके, उसने समझो एक ट्रक भी परचेस किया हुआ है, ओके, एंड अदर सप्लाईज, ओके, इन सभी का आईटीसी उसके पास है 1 लाख रुपीज का, ओके, 1 लाख का आईटीसी। अभी जीटीए जो सर्विस दे रहा है, इस मंथ में उसने समझो 80,000 का सर्विस दिया, ओके, वो आरसीएम वाला सर्विस दिया, आरसीएम वाला। व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ जीटीए, अमाउंट बताओ, जीटीए का लायबिलिटी कितना है? नो लायबिलिटी, जीटीए का लायबिलिटी जीरो है, जीटीए का लायबिलिटी जीरो है। लायबिलिटी किसका होगा? उसके रिसिपिएंट का लायबिलिटी आएगा, ओके, इसका लायबिलिटी जीरो आएगा। तो गवर्नमेंट से जब आपका लायबिलिटी जीरो है तो आप इस आईटीसी का क्या करोगे? रिफंड तो मिलने वाला नहीं, ओके, तो ये आईटीसी लो ही मत, मतलब कि आईटीसी इज नॉट अवेलेबल टू जीटीए। आया समझ में? आईटीसी इज नॉट अवेलेबल टू जीटीए, इज दैट वेरी क्लियर? समझा, लॉजिक समझा? क्योंकि इसका आउटपुट टैक्स आने ही नहीं वाला है, तो फिर आईटीसी लेके करेंगे क्या? ओके, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल टू जीटीए, लेकिन लेकिन उसका रिसिपिएंट जो आरसीएम में पे कर रहा है 5%, उस बंदे को आईटीसी मिलेगा, ओके, उसको आईटीसी मिलेगा, लेकिन पेमेंट करने के बाद। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है सबको? ओके, दो ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एफसीएम आरसीएम, ओके, एफसीएम ऑप्शन में दो ऑप्शन है, एक तो 12% चार्ज कर लो, पूरा आईटीसी ले लो, एंड 5% चार्ज करोगे तो 1 रुपया भी आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड सेकंड ऑप्शन है आरसीएम ऑप्शन, मतलब कि सप्लायर इज नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग, recipient has to pay GST on his own at the rate of 5%, एंड रिसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा, लेकिन जो सप्लायर दैट इज जीटीए बेच रहा है, सर्विस दे रहा है, उस जीटीए को आईटीसी नहीं मिलेगा। सबको समझ में? क्लियर है क्या? अच्छा, फॉर सीए में फाइनल रूल नंबर 42 करके था तुम लोग को, ओके, रूल नंबर 42 में ई को डिटरमाइन करने का कुछ तरीका था, एक ई अपॉन एफ करते थे, मालूम है? नहीं था? ठीक है ठीक है, अपन फाइनल में देखते हैं, अगला याद रहेगा तुम लोग कुछ, ठीक है? मतलब आगे चल के हम लोग आईटीसी रिवर्सल जब पढ़ेंगे, ओके, तब उसमें एग्जेम्प्ट सप्लाईज को, एग्जेम्प्ट सप्लाईज के डेफिनेशन में आरसीएम के आउटवर्ड को ऐड किया हुआ है, ओके, आरसीएम आउटवर्ड सप्लाईज आर एग्जेम्प्ट सप्लाईज, ऐसा बोला हुआ है आईटीसी के चैप्टर के लिए, ओके, नॉट एवरी टाइम बट ओनली फॉर रिवर्सल ऑफ आईटीसी, ठीक है? हम लोग बाद में देखते हैं। ये दो ऑप्शंस क्लियर हो रहा है क्या? पक्का? हाँ, जीटी को नहीं, कौन सा आरसीएम का ऑप्शन में? अच्छा ये वाला, हाँ, ये कैश में ही पे करना पड़े, हाँ, क्योंकि आईटीसी ले नहीं सकते तो कैश में पे करें, ओके, बट रिसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा, जीटीए को आईटीसी नहीं मिलेगा, बराबर, ओके, यहाँ पर आईटीसी में से माइनस करके पे करें, ओके, एंड ये वाला जो है, ये वाला रिसिपिएंट पे करेगा अपनी जेब से, उसके बाद आईटीसी ले सकता है, एंड वो आईटीसी कहाँ यूज कर सकता है? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, फॉरवर्ड चार्ज का लायबिलिटी पे करने। समझा यहाँ तक? अभी हम लोगों ने स्पेसिफाइड सर्विस देखी तक, ओके, अब तक हमने स्पेसिफाइड सर्विस का बात किया। स्पेसिफाइड सर्विस मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ओके, ये स्पेसिफाइड सर्विस है। अभी हम लोग स्पेसिफाइड सप्लायर की बात करेंगे, ओके, क्या होगा स्पेसिफाइड सप्लायर? यहाँ पर दिख रहा है तुम लोग को, बोलो स्पेसिफाइड सप्लायर कौन होगा? अगर खाली गुड्स ट्रांसपोर्ट लिखेंगे तो एफसीएम वाले भी इसमें ही आ जाएंगे, हाँ, जीटी अंडर, ओके, थोड़ा सा और परफेक्ट हो गया, बट इट इज नॉट ऑल्सो 100% परफेक्ट, नहीं? तो गवर्नमेंट के एंगल से सोचो कि स्पेसिफाइड सप्लायर गवर्नमेंट ने क्या लिखा रहेगा। देखो मैं एक बार आप लोग को ना लूप होल बताता हूँ,
अगर गवर्नमेंट ऐसा लिखती, जीटीए ऑप्टिंग फॉर आरसीएम ऑप्शन, अगर गवर्नमेंट ऐसा लिखती तो सिर्फ रजिस्टर्ड जीटीए ही कवर होते। देखो अगर समझो मैं अनरजिस्टर्ड जीटीए हूं, तो मैं तो कोई ऑप्शन लेने ही नहीं वाला हूं, तो मेरे इस सर्विसेज पे तो टैक्स आएगा ही नहीं। जीएसटी हु हैज जीटीए हु हैज नॉट ऑप्टेड फॉर एफसीएम ऑप्शन इज द स्पेसिफाइड सप्लायर। समझ में आ रहा है क्या? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर खाली जीटीए लिखते तो एफसीएम वाले भी आरसीएम में घुस जाते, तो खाली जीटीए तो लिख नहीं सकते, जीटीए ऑप्टिंग फॉर आरसीएम भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसे में खाली रजिस्टर्ड जीटीए ही कवर होंगे। क्योंकि अगर मैंने कोई ऑप्शन ही ऑप्ट नहीं किया, मेरा सेल 20 लाख से कम है, मैंने कोई ऑप्शन लिया ही नहीं, तो मैं तो इस एंट्री से बाहर हो गया, मतलब मेरा रिसिपेंट इस एंट्री से बाहर हो गया। तो गवर्नमेंट ने किस तरीके से लिखा है? गवर्नमेंट ने लिखा जीटीए हु इज नॉट ऑप्टिंग फॉर एफसीएम, मतलब इसके अंदर अनरजिस्टर्ड जीटीए भी आ गए। समझ में आ रहा है कुछ? अनरजिस्टर्ड जीटीए भी आ गए, एंड दूसरे कौन से आ गए? आरसीएम जीटी। दोनों को कवर किया, दोनों को कवर किया। आया समझ में क्या बोला? लॉजिक। ओके, लॉजिक नहीं समझा तो खाली इतना याद रखो कि जीटीए जो फॉरवर्ड चार्ज में नहीं है वो सप्लायर है। क्लियर है सबको? ओके, स्पेसिफाइड सप्लायर, ओके, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी नॉट ऑप्टिंग फॉर एफसीएम ऑप्शन, नॉट अंडर फॉरवर्ड चार्ज ऑप्शन। क्लियर है सबको? नॉट ऑप्टिंग फॉर एफसीएम ऑप्शन। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है जीएसटी विल बी पेड बाय स्पेसिफाइड रिसिपिएंट एट अ रेट ऑफ 5%। क्लियर? जीटीए का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, जीटीए इज अ पर्सन हु इशूज कंसाइनमेंट नोट। ओके, कंसाइनमेंट नोट मतलब कि एक डॉक्यूमेंट रहता है, ओके, वो डॉक्यूमेंट पे कंसाइनी का नाम, कंसाइनर का नाम, डिस्टेंस, ओके, क्या गुड्स भेज रहे हैं, मतलब ऐसा पूरा डिटेल रहता है, ओके, उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट नोट। तो कंसाइनमेंट नोट अगर कोई पर्सन इशू कर रहा है देन ही इज कॉल्ड एज जीटी। अभी देर आर सम स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स, ओके, अगर अगर अदर देन एफसीएम वाले जीटीए ने, अदर देन एफसीएम वाले जीटीए ने इन लोगों को अगर सर्विस दिया तो ये आरसीएम है। ओके, इन लोगों को सर्विस दिया तो ये आरसीएम, अगर इन लोग को नहीं दिया तो एग्जेम्प्ट। देखो अभी एग्जेम्प्ट क्यों, एफसीएम क्यों नहीं, वो सुनो। देखो हम लोगों ने क्या सीखा, अभी मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। देखो इंटर में भी तुम लोगों ने यही सब पढ़ा है, लेकिन अभी हम लोग जो समझने का लेवल है थोड़ा इंक्रीज करेंगे, थोड़ा अलग लेवल पे पढ़ेंगे। क्योंकि जो पढ़ा है वो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन उससे एक स्टेप सोचने में ज़्यादा अपने को टाइम डालेंगे। ओके, ऐसा क्यों, ये अपना क्वेश्चन होना चाहिए फाइनल में। ओके, सेम टू सेम होता तो हम लोग बोल सकते थे इंटर का मेरा बैच देख लो, तो इंटर का तो 60% सेम ही है, फाइनल का ऊपर का सिखा देता हूँ, पर ऐसा नहीं। ओके, इंटर लेवल पे जो चीज़ सिखाई जाती है, लेकिन एकदम डीप में आप लोगों ने नहीं सीखा होगा। ओके, जो अपना इधर का बैच था उन लोगों ने वही सीखा, जो तुम लोग को पता है वही पता है, लेकिन तुम लोग को इंटरलिंकिंग करवाता हूँ मैं। अभी जैसे हम लोगों ने आईटीसी का बात करने का कोशिश किया कि रूल नंबर 42 में कुछ था, लेकिन वो वाला तुम लोग को याद नहीं है फिलहाल, बट ये तो बहुत रेयर सिचुएशन है। ओके, आगे वाला याद रहेगा, ये तो थोड़ा मेरे को मालूम था, रूल नंबर 42 वैसे लोग करते नहीं है इंटर लेवल पे। सीए इंटर में भी हुआ करता था एक टाइम, बट उसको भी निकाल दिया क्योंकि कोई करते नहीं था। चल, अच्छा अभी सुनो, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया अभी देखो, जो जीटीए रहेगा, ओके, अदर देन एफसीएम, ओके, अदर देन एफसीएम, इसने अगर स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को सर्विस दिया, किसको दिया सर्विस? स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को, तो ये ट्रांजैक्शन का टैक्सेबिलिटी कैसा रहेगा? आरसी। ये समझ में आ रहा है? खाली इतना पहले कंफर्म करो, ये समझ में? जीटीए अदर देन एफसीएम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू स्पेसिफाइड रिसिपिएंट इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। ये समझ में आता है? मतलब इसके अंदर कौन कौन कवर हो गए? अनरजिस्टर्ड जीटीए भी कवर हो गए एंड आरसीएम जीटीए भी कवर हो गए। ओके, दोनों जन यहाँ पर कवर्ड है, दोनों कवर्ड है। यहाँ तक क्लियर है क्या? अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? जीटीए अदर देन एफसीएम
प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर देन स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, ओके, अदर देन स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, ओके, ये एफसीएम होना चाहिए कि एग्जेम्प्ट होना चाहिए, इसका डिस्कशन है, ओके, लॉजिकल डिस्कशन पहले करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या बोला वो देखेंगे, ओके, लॉजिकली इट शुड बी एग्जेम्प्ट, रीजन सुनो दैट्स। यहां पर आरसीएम का एंट्री किसके लिए रखा है, अदर देन एफसीएम, तो अगर आरसीएम नहीं रहेगा तो एफसीएम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एंट्री ही अदर देन एफसीएम के लिए, समझ में आया? देखो, अगर समझो जीटीए को एफसीएम में ही जाना होता तो वो एफसीएम का ऑप्शन लेता, मतलब यहां पर गवर्नमेंट ने एफसीएम आरसीएम का ऑप्शन दिया, इस वजह से इस ट्रांजैक्शन को एग्जेम्प्ट रखना पड़ा, ओके। यहां पर एफसीएम का जो चार्ज है वो सप्लायर के हाथ में है, सप्लायर हैज टू ऑप्ट फॉर एफसीएम और आरसीएम, ओके, गवर्नमेंट इज नॉट टेलिंग, गवर्नमेंट ने ऑप्शन देके रखा है। अब गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आपको एफसीएम में नहीं जाना है तो ऑटोमेटिकली आरसीएम है, एंड आप आरसीएम से भी अगर बाहर जाते हो तो फिर एग्जेम्प्ट। आया समझ में? कुछ क्लियर है क्या? तो यहां पर गवर्नमेंट बोलता है कि अदर देन एफसीएम रहेगा, एंड अदर देन स्पेसिफाइड को दिया तो इट इज एग्जेम्प्ट, इट इज एग्जेम्प्ट, समझ में? यस। नहीं, 12 रहेगा तो फिर स्पेसिफाइड सप्लायर नहीं हुआ हो। देखो देखो, अगर आप क्या बोल रहे हो, 12% जीटीए होगा, तो ये स्पेसिफाइड सप्लायर हुआ क्या, पहले वो चेक करो। नहीं हुआ तो आरसीएम आएगा ही नहीं फिर। देखो, आरसीएम के लिए क्या चाहिए अपने को, स्पेसिफाइड सप्लायर चाहिए। अगर जीटीए 12% का ऑप्शन में जाता है तो वो आरसीएम का स्पेसिफाइड सप्लायर से बाहर हो जाता है। देखो, आपका क्वेश्चन क्या था कि अगर जीटीए 12% में जाता है तो आरसीएम लगेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन है, बराबर, ओके। अगर जीटीए 12% में जाता है, मतलब जीटीए क्या कर रहा है, एफसीएम का ऑप्शन ऑप्ट कर रहा है, बराबर है। अगर ये एफसीएम का ऑप्शन ऑप्ट कर रहा है तो ये आरसीएम का जीटीए हुआ ही नहीं, समझ में? मतलब कि अगर एफसीएम के ऑप्शन में जाएगा तो आरसीएम नहीं बनेगा, एफसीएम में नहीं रहेगा तो आरसीएम बनेगा, तो अगर एफसीएम का ऑप्शन में गया वो, तो फिर एफसीएम ही लगेगा, फिर आरसीएम नहीं लगेगा। हाँ, ये साल के बिगिनिंग में 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक एक फॉर्म भरना पड़ता है गवर्नमेंट के पोर्टल पे कि आपको पूरे साल के लिए कौन सा ऑप्शन चूज करना है। हाँ, नेक्स्ट ईयर चेंज कर सकते हैं, इस साल नहीं। एक साल अगर आपने कुछ ऑप्शन लिया, पूरा साल वही फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यस यस, इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर दिस ऑप्शन इज अवेलेबल। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, अभी स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कौन कौन है वो देख लेते हैं। अनरजिस्टर्ड जीटीए, हाँ कुछ नहीं, डायरेक्ट आरसीएम, हाँ फाइलिंग नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या क्या कवर किया देखो, अनरजिस्टर्ड जीटीए भी कवर्ड है एंड आरसीएम जीटीए भी कवर्ड है। मतलब जो बंदे का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, ओके, वो ऑप्शन आरसीएम का लेगा, एंड जिसका टर्नओवर कम है वो बाय डिफॉल्ट उसको अपने रिसिपेंट को भरना पड़ेगा। समझ में? भाई स्पेसिफाइड रिसिपेंट्स कौन कौन है? सबसे पहले फैक्ट्री, ओके, फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है फैक्ट्री वो, ओके। अज्यूम करो कि आरसीएम के जीटीए ने किसी फैक्ट्री को सर्विस दिया जो फैक्ट्री अनरजिस्टर्ड है, फैक्ट्री अनरजिस्टर्ड, आरसीएम की एफसीएम एग्जेम्प्ट, आरसीएम एफसीएम, कम ऑन। क्वेश्चन ये पूछा है मैंने, आरसीएम के जीटीए ने अनरजिस्टर्ड फैक्ट्री को सर्विस दिया, अनरजिस्टर्ड फैक्ट्री, आरसीएम और एफसीएम और एग्जेम्प्ट, क्या लग रहा है? आरसीएम। देखो, अभी हम लोग को कभी भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड चेक नहीं करना है अनलेस इट इज स्पेसिफिकली सेड सो। हम लोग को क्या चेक करना है, हम लोग को स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है कि नहीं वो चेक करना। क्या चेक करने का? स्पेसिफाइड रिसिपिएंट। अगर स्पेसिफाइड रिसिपिएंट में बोल दिया है फैक्ट्री है, तो दिस फैक्ट्री कैन बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, इट डजंट मैटर। अगर वो अनरजिस्टर्ड है
तो लायबल बन जाएगा वो, क्योंकि आरसीएम के लिए कंपलसरी नंबर लेना ही पड़ेगा रिसिपेंट को। पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेरा फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मेरा सेल्स जो है, सेल्स वो खाली 5 लाख रुपए का है, मैं अनरजिस्टर्ड हूँ। सेल्स खाली 5 लाख का है, अनरजिस्टर्ड। ओके, फैक्ट्री इज अनरजिस्टर्ड, बट फैक्ट्री अनरजिस्टर्ड हो गई मतलब ये स्पेसिफाइड रिसिपेंट से बाहर हो गई ऐसा नहीं है। फैक्ट्री इज मेंशन्ड इन स्पेसिफाइड रिसिपेंट लिस्ट, मतलब कि यहाँ पर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो फैक्ट्री, जीएसटी में ये डजेंट मैटर। फैक्ट्री कहाँ पे रजिस्टर्ड दिख रही है अपने को? फैक्ट्री जाएगा उधर रजिस्टर होनी चाहिए। समझ में आया क्या कुछ? बहुत इंपॉर्टेंट बात। ओके, अगर फैक्ट्री अनरजिस्टर्ड है तो भी आरसीएम आएगा। क्वेश्चन इज फैक्ट्री तो अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी कैसे भरेगा? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एंड फिर जीएसटी भरना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? सबको समझ में आया क्या? क्लियर है? चलो, उसके बाद सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट। ओके, कोई भी सोसाइटी रहता है जो भी सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर कवर्ड है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी अपना एक्ट है 1912 शायद। ओके, तो वो एक्ट भी इसके अंदर। उसके बाद डी पॉइंट इंपॉर्टेंट, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मतलब कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ओके, एंड उसने अगर सर्विस लिया आरसीएम के जीटीए से, देन इट इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। ओके, क्योंकि वो रजिस्टर्ड अगर है, पहले से रजिस्टर्ड, तो ही बिकम्स स्पेसिफाइड रेसिपेंट। समझ में आ रहा है? फैक्ट्री, बॉडी कॉर्पोरेट, अच्छा आगे आएगा बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी। ओके, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या? कंपनी। कंपनी मतलब रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। अगर क्वेश्चन में आता है ए एंड कंपनी, इट इज नॉट कंपनी। अगर अगर ए एंड कंपनी अगर ऐसा लिखा हुआ आया क्वेश्चन में, इट इज नॉट कंपनी। इट कैन बी प्रोपराइटर और पार्टनरशिप, बट कंपनी होने के लिए उन लोग को लास्ट में लिमिटेड होना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड होगा तो भी लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड होगा खाली लिमिटेड होगा। समझ में आ रहा है? तो लिमिटेड वर्ड होना चाहिए, लिमिटेड रहेगा तो ही वो बॉडी कॉर्पोरेट। आ रहा है समझ में? उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग एलएलपी। ओके, पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग एलएलपी। क्लियर है सबको? एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब कि जो पर्सन एग्जीबिशन वगैरह के लिए जीएसटी में नंबर लेता है फॉर स्पेसिफाइड टाइम, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए अगर वो जीएसटी में नंबर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। समझ लो, अभी ये जो लिस्ट है वो याद ही रखना है। ओके, क्या क्या सुनो? फैक्ट्री, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ओके, लिस्ट है, खाली इसको याद रखना। अभी इसका थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं लिस्ट का। अगर मान के चलो कि मैं प्रोपराइटर हूँ, अभी देख के आंसर करना, बिना देखे मत करना, देख के आंसर करना। अगर मैंने आरसीएम के जीटीए से सर्विस लिया, ओके, मैं प्रोपराइटर हूँ, प्रोपराइटर, मेरा फैक्ट्री नहीं है, प्रोपराइटर हूँ, एंड मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, तो आरसीएम आएगा कि नहीं आएगा? चलो चेक करना, इसमें एक एक पॉइंट चेक करो, उसके बाद आंसर करो। मैं प्रोपराइटर हूँ, फैक्ट्री नहीं हूँ। ओके, प्रोपराइटर हूँ, फैक्ट्री नहीं हूँ, जीएसटी में रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, आरसीएम के जीटीए ने मुझे सर्विस दी, whether it is taxable under RCM or FCM or exempt। क्या लग रहा है? एग्जेम्प्ट। ओके, आंसर इज एग्जेम्प्ट, क्योंकि पहली बात तो आरसीएम नहीं आ सकता है क्योंकि वो एफसीएम का जीटी, सॉरी एफसीएम नहीं आ सकता क्योंकि वो आरसीएम का जीटी है, एंड आरसीएम भी नहीं आ सकता है क्योंकि स्पेसिफाइड रिसिपिएंट के कैटेगरी से बाहर है। ओके, ना ही फैक्ट्री है, सोसाइटी नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, अनरजिस्टर्ड है, बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं, पार्टनरशिप भी नहीं, एंड कैजुअल टैक्सेबल भी। समझ में? और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देख के आंसर करो। अगर कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसका टर्नओवर हुआ ही नहीं कुछ भी, उसने खाली पहले गुड्स परचेज किया, जीटीए का सर्विस लिया, ओके, आरसीएम लगेगा कि नहीं?
आरसीएम लगेगा क्योंकि यहाँ पर वो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है। समझ में आ रहा है क्या? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसको लेना पड़ेगा? स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को कंपलसरी नंबर लेना पड़ेगा एंड फिर जीएसटी भरना पड़ेगा। आया समझ में? और एग्जांपल, मान के चलो कि मेरा पार्टनरशिप फर्म है, ओके, जीएसटी में रजिस्टर्ड। मैंने जीटीए 5% एफसीएम ऑप्शन वाले सप्लायर से सर्विस लिया, जीटीए 5% एफसीएम ऑप्शन वाले सप्लायर से सर्विस लिया, आरसीएम, एफसीएम और एफसीएम, क्योंकि एफसीएम का ऑप्शन ही बोला हुआ है ना पहले से। सबको क्लियर हो गया? समझा? तो एंट्री नंबर 1 इज कंप्लीटेड। ओके, पहला एंट्री कंप्लीट हो गया। ओके, ये वाला पॉइंट अपना टीडीएस के बाद सिखाया जाएगा एंड ये वाला पॉइंट अपना होगा। बोलो बोलो। बराबर है। हाँ, सही। अभी गवर्नमेंट ने आरसीएम का 5% का ऑप्शन भी रखा है एंड एफसीएम का भी 5% का ऑप्शन रखा है। व्हाट कैन बी द रीजन? दोनों में रेट तो सेम है, खाली चार्ज ही अलग है ना। दो ऑप्शन क्यों रखा है यहाँ पर? यहाँ पर हमने अभी भी पढ़ा, ये देखो, ये 5% विदाउट आईटीसी, इसमें भी तो आईटीसी नहीं मिल रहा ना जीटीए को। नहीं, हो सकता है दोनों रजिस्टर्ड हो। एक रजिस्टर्ड है और बोलता है मैं आरसीएम में रिसिपेंट को भरने बोलूँ, एक रजिस्टर्ड है बोलेगा मैं एफसीएम में भरूंगा। दोनों में रेट तो सेम है, तो दो अलग ऑप्शन क्रिएट करने का क्या नेसेसिटी रहा? हाँ हाँ, रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड है तो। हाँ, टैक्स नहीं भरना पड़ेगा लेकिन रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ तो। उसके अलावा ये तो प्रोसीजरल पार्ट हो गया। वेरी गुड। सुनो अभी, अगर समझो आपका घर शिफ्टिंग हो रहा है, आपने जीटीए से सर्विस लिया, ओके, आपका घर शिफ्टिंग हो रहा है। मैंने क्या बोला? आपका घर शिफ्टिंग हो रहा है, मतलब कि आप अनरजिस्टर्ड हो, ना ही आपका फैक्ट्री है, ना ही बॉडी कॉर्पोरेट है, कुछ भी नहीं। ओके, आपका घर का शिफ्टिंग चालू है। ओके, आपने इस जीटीए से सर्विस ली, ओके, कौन से जीटीए से? एफसीएम 5% विदाउट आईटीसी, ऐसे जीटीए से सर्विस लिया। 5,000 का ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा लिया उसने, कितना चार्ज करेगा आपको? 250 चार्ज करेगा। व्हाट इज द कॉस्ट फॉर यू? 5250 इज द कॉस्ट फॉर यू बिकॉज यू आर अनरजिस्टर्ड, यू कैन नॉट टेक आईटीसी। लेकिन अगर आप लोगों ने इस जीटीए से सर्विस लिया होता तो फिर कितना जीएसटी भरना पड़ता? आपको भरना पड़ता आरसीएम में? नहीं, ना ही सप्लायर को भरना पड़ता। मतलब आपके लिए वो सर्विस कितने में मिली? 5,000। समझ में आया क्या दोनों ऑप्शन का डिफरेंस? देखो, अगर बिजनेसमैन है सामने वाला तो देर इज नो डिफरेंस, नॉट मच डिफरेंस। ओके, लेकिन कभी कभार क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल मेरा फैक्ट्री है, अगर मैं इस पर्सन से खरीदता हूं तो मेरा तो फैक्ट्री अभी जस्ट शुरू हुआ है, फिर भी मेरे को नंबर लेना पड़ेगा। फैक्ट्री अभी जस्ट शुरू हुआ है, फिर भी मेरे को नंबर लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? आरसीएम का मैं स्पेसिफाइड रिसिपेंट बन गया हूं। जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन लेता हूं फॉर पेइंग टैक्स अंडर आरसीएम, आई बिकम रजिस्टर्ड पर्सन एंड एज सुन एज आई बिकम रजिस्टर्ड पर्सन आई बिकम टैक्सेबल पर्सन एंड मेरे को हर एक सेल के ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा। आ रहा है कुछ समझ में? ओके, मैं मेरा फैक्ट्री अभी जस्ट शुरू हुआ है, ओके, मेरे को ये आरसीएम वाले जीटीए से लूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। मेरे को जीटीए का अपना जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा इस जीटीए का टैक्स पे करने के लिए। एंड जैसे ही मैं नंबर लूंगा, गवर्नमेंट बोलेगा आपने नंबर लिया, अब आप क्या करो? आपके सेल के ऊपर भी टैक्स भरो। मतलब आपने नंबर लिया है फॉर पेइंग टैक्स अंडर आरसीएम। एक बार नंबर लिया तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है अभी?
आउटपुट पे भी जीएसटी भरो, जबकि मेरा सेल तो हुआ ही नहीं अब तक कुछ। 20 लाख तक तो बहुत टाइम है ना मेरे को, आ रहा है समझ में? तो कोई नया नया पर्सन रहेगा, वो कौन से सप्लायर से खरीदना पसंद करेगा? एफसीएम वाले से। वो बोलेगा थोड़ा कॉस्ट चलेगा, लेकिन ये मगजमारी तो नहीं चाहिए, आरसीएम के लिए नंबर लो, जीएसटी भरो, फिर एफसीएम पे भी भरो, इनवॉइस बनाओ। आ रहा है समझ में? लॉजिक समझा कुछ? अभी यहाँ पे एक पॉइंट है, वो डिस्कस करिए। एज पर एक्सप्लेनेशन टू दिस नोटिफिकेशन, person liable to pay freight is recipient. Person liable to pay freight is recipient. देखो अब एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आईसीआई या फिर आईसीएमआई ये छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर गेम कर सकते हैं। और एकदम छोटा पॉइंट है, मतलब स्टूडेंट के दिमाग में आएगा नहीं वो पॉइंट, फिर भी वो पॉइंट ऐसा डाल देंगे कि पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ए लिमिटेड, ओके, एक कंपनी है, ओके, जो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। मिस्टर बी, ओके, मिस्टर बी, ओके, ये एक ट्रेडर है, ट्रेडर, ओके, इसका कोई फैक्ट्री नहीं है, और ये कौन है? अनरजिस्टर्ड, बराबर। अभी ए ने ये गुड्स भेजा है बी को, एंड बी को बोला कि देखो एक ट्रांसपोर्टर आएगा आपके पास गुड्स लेके, अब गुड्स का डिलीवरी ले लो। एंड इस ट्रांसपोर्टर को 5,000 रुपए का फ्रेट का पेमेंट भी कर देना, फ्रेट का पेमेंट कर देना, ओके। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन एफओबी बेसिस, मतलब कि हमारे फैक्ट्री तक ही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, खुद से ही फ्रेट वगैरह पे करनी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी टी को अपॉइंट किसने किया? ए ने अपॉइंट किया, ओके, ए ने अपॉइंट किया टी को, एंड टी को पैसा किसने दिया? बी ने। हु इज द रिसिपिएंट? क्वेश्चन समझा क्या बोले? देखो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट तक जाने का जरूरत ही नहीं, पहले तो ये चेक करो कि रिसिपिएंट कौन है, ए रिसिपिएंट है कि बी रिसिपिएंट। देखो ऊपर से और एक पॉइंट, और एक पॉइंट, ये टी जो है ये आरसीएम का जीटी है, ए रिसिपिएंट है कि बी रिसिपिएंट? बी इज द रिसिपिएंट बिकॉज बी इज द पर्सन लायबल टू पे फ्रेट, ओके, बी इज द पर्सन लायबल टू पे फ्रेट। समझ में आ रहा है कुछ? बी इज द पर्सन लायबल टू पे फ्रेट। सबको क्लियर है क्या? अगर ए रिसिपिएंट होता तो आरसीएम आता, लेकिन बी रिसिपिएंट है इसीलिए आरसीएम नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ए रिसिपिएंट होता तो क्यों जीएसटी आरसीएम में आता? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट हो जाता, वो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट बन जाता। आया समझ में? लेकिन मिस्टर बी है, मिस्टर बी मतलब ये अनरजिस्टर्ड है, ट्रेडर है, इसका कोई फैक्ट्री नहीं है, इसका कोई सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ भी नहीं है, तो ये तो अनस्पेसिफाइड रिसिपिएंट हो गया, बराबर। ये तो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट था, लेकिन हमको क्या चेक करने का था? पहले रिसिपिएंट कौन है वो चेक करो, उसके बाद स्पेसिफाइड रिसिपिएंट तक हम जाएंगे। तो रिसिपिएंट कौन है यहाँ पर? बी, बी इज द स्पेसिफाइड, बी इज द रिसिपिएंट। फिर अभी हमको बी के एंगल से चेक करना है कि वेदर बी इज फैक्ट्री, वेदर बी इज बॉडी कॉर्पोरेट, वेदर बी इज पार्टनरशिप, वेदर बी इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। बी, बी को चेक करेंगे। अगर ए पैसा दे रहा होता तो हम लोग ए को चेक करते, वेदर ए इज फैक्ट्री, वेदर ए इज बॉडी कॉर्पोरेट, वेदर ए इज पार्टनरशिप, वेदर ए इज सीटीपी। अरे समझ में किसको चेक करना है? नॉट नेसेसरी हमेशा सप्लायर को चेक करना, समटाइम्स रिसिपिएंट कैन ऑल्सो बी रिसिपिएंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस। समझ में आया कुछ? क्लियर? नेक्स्ट कौन से में? हाँ, ये ट्रांजेक्शन में एग्जाम्पल। बोलो बराबर बोलो। हाँ ऐसे ही करेंगे।
बराबर कर सकते हैं। क्या क्या मतलब कि बी पे करेगा उसके बाद हम उसको पैसा दे देंगे। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, यस यस। लूपहोल नहीं, वो ट्रांजेक्शन का अपने टैक्स प्लानिंग बोलेंगे, इसको लूपहोल नहीं बोलेंगे। हाँ आरसीएम का जीटीए तो चाहिए, आरसीएम का जीटीए होना ही चाहिए, वो नहीं है तो फिर ये पॉसिबल। क्लियर है क्या? समझ? ती एसी बंद करा आणि रिमोट पे। ओके अभी हम लोग लीगल सर्विस देखेंगे। ओके सेकेंड एंट्री। अभी सेकेंड एंट्री से पहले एक टैक्सेबिलिटी का ओवरव्यू पढ़ते हैं। ओके टैक्सेबिलिटी ऑफ ओवरव्यू। रिमोट पाहिजे। अभी देखो, अभी जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा कोई ट्रांजैक्शन पर, इसके लिए सबसे पहला हमको क्या चेक करना पड़ता है? सबसे पहला, एकदम सबसे पहला चीज, नहीं उसके भी पहले, उसके भी पहले, वो तो बहुत लेट। सप्लाई के लिए क्या होना चाहिए हम डिस्कस। हाँ गुड्स एंड सर्विस तो होना चाहिए। अगर गुड्स एंड सर्विस ही नहीं है तो फिर हम लोग सप्लाई बोल के क्या फायदा, रजिस्टर्ड बोल के क्या फायदा, कुछ भी मतलब नहीं ना। तो पहला चीज तो क्या होना चाहिए, अपना जो ट्रांजेक्शन है, ओके इट शुड बी आइदर गुड्स और सर्विस। ओके एंड दूसरा कुछ भी नहीं है, अगर एग्जांपल मतलब इट इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विस, नाइदर गुड्स नॉर सर्विस मतलब मनी सिक्योरिटीज, बराबर है मनी सिक्योरिटीज। तो अगर नाइदर गुड्स नॉर सर्विस है तो बोलो जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? जीएसटी नहीं आएगा। ओके नो जीएसटी, नो जीएसटी ऑन दिस सप्लाईज। लेकिन अगर गुड्स और सर्विस है तो जीएसटी आएगा क्या? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है सप्लाई है कि नहीं, बराबर है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे चेक करने को कि वेदर इट इज सप्लाई और नॉट अ सप्लाई। ओके अगर सप्लाई होगा, ओके अगर सप्लाई माना जाएगा एग्जांपल, तो जीएसटी आएगा कि? देखो पहली बात तो नॉट अ सप्लाई रहेगा तो नो जीएसटी। ओके नॉट अ सप्लाई रहेगा तो नो जीएसटी। लेकिन नॉट अ सप्लाई कौन से चीज़ों का होता है, मतलब व्हाट आर द आइटम्स इन नॉट अ सप्लाई? कहाँ पे मालूम पड़ेगा ये? शेड्यूल 3 में मालूम पड़ेगा। आ रहा है समझ में सबको? शेड्यूल 3 में जो भी लिखा है इट इज नॉट अ सप्लाई। ओके शेड्यूल 3 में जो भी लिखा रहेगा इट इज नॉट अ सप्लाई, तो इसके ऊपर जीएसटी आएगा क्या? नो जीएसटी। सप्लाई रहेगा तो जीएसटी आएगा कि नहीं? हाँ नहीं वो सप्लाई, देखो सप्लाई है बोला मतलब कि कंसिडरेशन है एंड बिजनेस पर्पस है, वो सब क्राइटेरिया मीट किया अपन ने। आंसर बराबर था, हमका आंसर बराबर था। हमने बीच में कुछ बोला था? नहीं नहीं, उसके पहले कुछ बोला था। हाँ एग्जेम्प्ट टैक्सेबल यही बोला था ना। तो अभी सप्लाई है, उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, वेदर इट इज टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई। समझ में आ रहा है कुछ? अगर टैक्सेबल सप्लाई रहेगा या तो एग्जाम सप्लाई रहेगा। एग्जाम सप्लाई रहेगा ये मालूम कैसे पड़ेगा? एग्जामेशन चैप्टर से। ओके एग्जामेशन रहेगा तो नो जीएसटी। चलो टैक्सेबल रहेगा तो जीएसटी आएगा कि नहीं? रजिस्टर्ड नहीं देखेंगे, लायबल भी नहीं देखेंगे, दोनों को मिक्स करके देखेंगे। सोचो सोचो, सप्लाई टैक्सेबल है। ओके अभी हम लोग को क्या सोचना है, सप्लाई टैक्सेबल है तो जीएसटी
आएगा या नहीं आएगा, या डिपेंड करता है कुछ और फैक्टर्स पे। तो कौन से? ओके, पर मैंने सप्लायर शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन ऐसा नहीं सिखाया, मैंने कुछ और सिखाया। सोचो, इसी में आंसर है, इस वर्ड में आंसर है, खाली एक वर्ड का। हाँ ओके, टैक्सेबल पर्सन। ओके, अगर मैं टैक्सेबल पर्सन रहूंगा, ओके, तो ही मेरे को जीएसटी भरना पड़ेगा। लेकिन इससे भी पहले एक स्टेप है, अभी अभी सोचो बस, ये लास्ट है, ये लास्ट। देखो मैंने क्या बोला कि टैक्सेबल पर्सन होंगे तो जीएसटी भरना पड़ेगा, लेकिन इसके भी पहले कुछ और चेक किया जाएगा। हाँ, यस। ओके, हम लोग टैक्सेबल होने के बाद क्या चेक करेंगे, ये जो ट्रांजेक्शन है क्या ये आरसीएम का टैक्सेबिलिटी वाला है या फिर एफसीएम का टैक्सेबिलिटी वाला है। आया समझ में? आरसीएम का टैक्सेबिलिटी अगर होगा तो फिर स्पेसिफाइड रिसिपिएंट इज गोइंग टू पे जीएसटी। आया समझ में? एंड अगर एफसीएम का होगा तो हम लोग चेक करेंगे टैक्सेबल पर्सन है कि नहीं। टैक्सेबल पर्सन रहेगा तो ये जीएसटी भरेगा, एंड अगर टैक्सेबल पर्सन नहीं रहेगा तो नो जीएसटी। ओके, नॉट लायबल टू जीएसटी। समझ में आ रहा है सब? तो ये हो गया अपना टैक्सेबिलिटी का ओवरव्यू। मतलब पहले कौन सा चैप्टर चेक करना है, बाद में कौन सा, ये इधर से मालूम पड़ रहा है। देखो अपने को सप्लाई के चैप्टर ने बताया कि गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, सप्लाई क्या होता है। ओके, सप्लाई के बाद एग्जेम्प्ट है कि नहीं मालूम पड़ेगा, मतलब लॉजिकली चार्ज के पहले एग्जेम्पशन सीखना चाहिए। आ रहा समझ में? अगर एग्जेम्प्ट है तो जीएसटी आएगा ही नहीं, जीएसटी नहीं आएगा तो चार्ज क्रिएट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जब देखो लायबिलिटी आएगा तब डिसाइड होता है कि मैं भरूं कि आप भरो। जब लायबिलिटी ही नहीं है तो कोई भी नहीं भरेगा। तो लायबिलिटी नहीं है मालूम कैसे पड़ेगा? एग्जेम्पशन से। ओके, मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस एग्जेम्प्ट है, जो भी ट्रांजैक्शंस एग्जेम्प्ट है उसके ऊपर किसी को जीएसटी नहीं भरना। समझा? अभी जो ट्रांजैक्शंस एग्जेम्प्ट नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है, ओके, उसके वो टैक्सेबल है। अभी टैक्सेबल है तो क्या हम लोग सप्लायर ही जीएसटी भरेगा क्या हमेशा? नहीं। फिर हम लोग चेक करेंगे आरसीएम में भरना है कि नहीं, और पहले आरसीएम चेक करेंगे। पहले आरसीएम चेक करेंगे। क्यों आरसीएम चेक करेंगे पहले? क्योंकि वो स्पेसिफिक है। देयर आर ओनली 16 सर्विसेज अंडर आरसीएम। ओके, तो पहले क्या चेक किया जाएगा? आरसीएम। आरसीएम में अगर हम फॉल कर रहे हैं तो वही आरसीएम में रिसिपेंट भर देगा। ओके, एंड अगर आरसीएम में हम फॉल नहीं कर रहे तो फिर सप्लायर को भरना पड़ेगा, प्रोवाइडेड ही इज अ टैक्सेबल पर्सन। समझ में आ रहा है क्या? कुछ क्लियर है क्या? ती फ्लॅप खालती करा. येते हवा चालू आहे, चालू आहे. झाली. हाँ, तो अभी फॉर एग्जांपल अगर समझो कोई ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट है, ओके, अगर हमने समझो पढ़ लिया कि ये ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट है, तो हम लोग आरसीएम चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? वो सोचो अभी। कोई ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट है तो आरसीएम चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? तो सबसे पहला सीक्वेंस में क्या आता है? एग्जेम्पशन। ओके, मतलब हमें हमेशा हम लोग को एग्जेम्पशन पहले देखना है। ओके, अगर क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, तो डायरेक्टली रेट से मल्टीप्लाई नहीं करना है। पहले क्या करना है? एग्जेम्पशन चेक करो। अगर एग्जेम्पशन नहीं है फिर चेक करो कि चार्ज क्या है। गेटिंग द पॉइंट? देखो ये ओवरव्यू इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है पूरा जीएसटी मालूम है लेकिन ये सीक्वेंस ही नहीं मालूम। ओके, ये सीक्वेंस देखो पूरा सब चैप्टर पढ़ने के बाद अपने को मालूम रहता है अंदर से, लेकिन एक्सप्रेसली नहीं मालूम रहता। समझ में आ रहा है कुछ? तो इसके लिए अभी एक्सप्रेसली बताया ये पॉइंट।
मतलब आरसीएम जो भी हम लोग अभी आगे वाले पढ़ेंगे, हम लोग एग्जेम्पशन के साथ पढ़ेंगे। अगर लीगल सर्विस की बात करेंगे तो लीगल सर्विस एग्जेम्प्ट किधर है वो हम लोग समझ लेंगे पहले, ताकि हम लोग का एंटायरली लीगल सर्विस हो जाए। नहीं तो पता चला चार्ज में हमने कुछ पढ़ा, बाद में एग्जेम्पशन में जाके बताया कि अरे ये तो एग्जेम्प्ट ही, मतलब वो प्रॉपर क्रोनोलॉजी नहीं है कि मैं चार्ज में चार्ज ही सीखा हूँ और एग्जेम्पशन के टाइम पे बोल दूँ कि नहीं ये तो एग्जेम्प्ट है। चार्ज तो हमने सीखा, वो तो बाद में देखेंगे, पहले एग्जेम्पशन देखेंगे। तो तुम लोग का अभी का कंसेप्ट पूरा गड़बड़ हो जाएगा कि पहले क्या सिखाया फिर। तो अभी हम लोग क्या किस तरीके से सीखेंगे, पहले एग्जेम्पशन, उसके बाद चार्ज। ओके, एक एक एंट्री वाइज। अभी लीगल सर्विस स्टार्ट करें तो लीगल सर्विस का एग्जेम्पशन पढ़ेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि फिर पूरा एग्जेम्पशन चैप्टर करने बैठ गए, वो नहीं। एग्जेम्पशन चैप्टर हम लोग एट द एंड करेंगे, पूरा जीएसटी होने के बाद, क्योंकि वो चैप्टर इतना बड़ा है कि ओके, वो चैप्टर किया तो आधा जीएसटी हो गया ऐसा लगेगा, लेकिन वो 20% ही होगा अपना तब भी। ठीक है, चलो अभी हम लोग लीगल सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू three entities is exempt. Okay, legal services provided to three entities is exempt. ओके, तीन लोगों को अगर हमने लीगल सर्विस दिया तो एग्जेम्प्ट है। ओके, ये एग्जेम्पशन का पार्ट है। ओके, हम लोग इंटर में थे तो एग्जेम्पशन में देखा होगा। ओके, तो लीगल सर्विस अगर तीन जन को दिया तो इट इज एग्जेम्प्ट। कौन से तीन है वो सुनो। सबसे पहला है अदर देन बिजनेस एंटिटी, मतलब बिजनेस एंटिटी को छोड़ के किसी और को अगर हमने लीगल सर्विस दिया, लॉयर ने सर्विस दी, तो ये एग्जेम्प्ट है। मतलब कि फैमिली डिस्प्यूट, अगर आपके घर पे कुछ झगड़ा चालू है, आपने समझो डिवोर्स का केस चालू है, तो आपने लॉयर का सर्विस लिया, बोला कि नोटिस भेजो फटाफट। नोटिस तैयार करो, हाँ 70% का। ओके ओके, नोटिस तैयार करवाया आपने। ओके, यू आर अदर देन बिजनेस एंटिटी, तो लॉयर जो आपको सर्विस दे रहा है वो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट। आ रहा है समझ में। सेकंड, बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू थ्रेशहोल्ड इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अदर देन बिजनेस को दिया तो एग्जेम्प्ट है, फैमिली के लिए दिया तो एग्जेम्प्ट है, उसमें तो कुछ पॉइंट नहीं। लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी को दिया, बिजनेस एंटिटी को, ओके एग्जांपल हम लोग का कुछ कंसल्टिंग फर्म है, हम लोग का सीए फर्म है, हम लोग का क्लासेस है, मतलब हम लोग का बिजनेस है, तो यहां पर हम लोग क्या चेक करेंगे, यहां पर हम लोग चेक करेंगे कि इस बिजनेस का टर्नओवर पिछले साल कितना था। क्या चेक करेंगे, ये बिजनेस का टर्नओवर पिछले साल कितना था। ये चेक नहीं करेंगे कि आप रजिस्टर्ड थे कि नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हम लोग चेक करेंगे टर्नओवर, हम लोग ये चेक नहीं करेंगे आप रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो पिछले साल, हम लोग चेक करेंगे टर्नओवर। एग्जांपल, समझो फाइनेंशियल ईयर 23-24, ओके जो साल गया अभी, एंड करंट फाइनेंशियल 24-25। पिछले साल हम लोग का टर्नओवर था खाली 8 लाख रुपए और हम लोग थे अनरजिस्टर्ड। करंट ईयर साल के बीच में हम लोग का टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गया, ओके, और हम लोग अभी रजिस्टर्ड भी हैं, ओके, और हम लोगों ने लीगल सर्विस ले ली। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। हम लोग का टर्नओवर करंट ईयर में 20 लाख क्रॉस कर गया, ओके, इट क्रॉस ₹20 lakhs। नाउ वी आर रजिस्टर्ड इन जीएसटी, बराबर, एंड नाउ वी हैव अवेल्ड लीगल सर्विसेज। समझ में आ रहा है कुछ। क्वेश्चन इज
एग्जेम्प्ट रहेगा कि नहीं? बिजनेस एंटिटी है, बोलो एग्जेम्प्ट रहेगा कि एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा? क्वेश्चन समझा क्या पूछा? हम लोग का पिछले साल का टर्नओवर ओके 8 लाख रुपीज है, थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख, एग्जेम्प्ट रहेगा कि टैक्सेबल रहेगा? सोचो। हाँ क्या लग रहा है? एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल? टैक्सेबल लग रहा है, ओके। सुनो अभी, इट वुड बी एग्जेम्प्ट। यस, हम लोग को हमेशा क्या चेक करना है? पिछले साल का टर्नओवर। अगर हमारा पिछले साल का टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम था तो करंट ईयर में लिया हुआ लीगल सर्विस वुड बी एग्जेम्प्ट। गेटिंग द पॉइंट? पिछले साल का टर्नओवर चेक कर, देखो थोड़ा है इलॉजिकल, ओके थोड़ा इलॉजिकल है बट है, ओके। ओके प्रैक्टिकली आरसीएम में पे करते हैं बट एग्जाम में नहीं करते, तो ये नहीं करना। प्रैक्टिकली करते हैं पे, करना ही चाहिए, ओके। वो रीजनिंग अभी हम लोग डिस्कस नहीं करें, बाद में। ओके 8 लाख रुपीज है अगर हम लोग का टर्नओवर पिछले साल का, हम लोग रजिस्टर्ड, ओके। हम लोग का टर्नओवर करंट ईयर में 20 लाख क्रॉस हुआ, हम लोग अभी भी रजिस्टर्ड है, ओके वी आर स्टिल रजिस्टर्ड एंड वी हैव अवेल लीगल सर्विस। चलो अब बताओ। क्वेश्चन समझा क्या? चलो आरसीएम या नॉट अंडर? सेम एग्जेम्प्ट, क्योंकि हम लोग का पिछले साल का टर्नओवर थ्रेशोल्ड से कम था। देखो हम लोग यहाँ पर वॉलेंटरी रजिस्टर्ड थे पर फिर भी एग्जेम्प्ट, क्योंकि हम लोगों को रजिस्ट्रेशन स्टेटस नहीं चेक करना है, हम लोग को सिर्फ टर्नओवर चेक करना है। हाँ वो एफसीएम के लिए, आरसीएम के लिए नहीं, हाँ वो भी लीगल सर्विस के लिए, क्योंकि हर एक एंट्री स्पेसिफिक है ना, ये तो हर एंट्री में कुछ ना कुछ अलग देखोगे, क्योंकि 16 का 16 एंट्री में अलग टाइप के सप्लायर है, अलग टाइप के रिसिपेंट है। समझ में आया क्या? जो अपन टैक्सेबल पर्सन पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं? एफसीएम के लिए। यहाँ पर नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर हम लोग का पॉइंट हमेशा रहेगा स्पेसिफाइड रिसिपेंट को आइडेंटिफाई कर। क्लियर है सबको? ये पॉइंट समझ में आया क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में नीचे टर्नओवर दिया रहेगा पिछले साल का, अगर वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा रहा ओके तो ही हम लोग आरसीएम की ओर बढ़ेंगे, अदरवाइज एग्जेम्प्ट। थर्ड, थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट अथॉरिटी। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, गवर्नमेंट ने अगर लीगल सर्विस लिया, गवर्नमेंट ने अगर लीगल सर्विस लिया, इट इज एग्जेम्प्ट। तो हम लोग एग्जेम्प्ट पढ़ रहे हैं, एग्जेम्पशन पढ़ रहे हैं, हम लोग एग्जेम्पशन पढ़ रहे हैं। ये नोटिफिकेशन 13 का पार्ट नहीं है, एग्जेम्पशन का पार्ट है। एग्जेम्पशन इज कमिंग फ्रॉम नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। हम लोग क्यों एग्जेम्पशन पहले पढ़ रहे हैं इसका लॉजिक पता है पहले ही, ओके। एग्जेम्प्ट रहेगा तो चार्ज क्रिएट नहीं होगा, तो पहले देखते तो है कौन सा एग्जेम्प्ट है। समझ में आया? 3 एग्जेम्पशन। सबसे पहला टू अदर देन बिजनेस एंटिटी, दूसरा बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू थ्रेशोल्ड इन द प्रीवियस ईयर, एंड तीसरा सीजी एसजी यूटी एलए गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। क्लियर? समझ में? तो बचा कौन? हाँ बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है? तो इन लोग स्पेसिफाइड रेसिपेंट बन जाते हैं आरसीएम के लिए। क्लियर है सबको? तो अपना एंट्री नंबर 2 कंप्लीट हो गया। बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है सबको? उसके बाद तीसरा इज एज गुड एज सेकंड, ओके एग्जैक्टली सेम है, इट इज एग्जैक्टली सेम। खाली इसमें चेंज क्या है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ओके। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब कि प्राइवेट कोर्ट, ओके। प्राइवेट आर्बिट्रेटर होते हैं, ओके। वो लोग सर्विसेज दे रहे हैं। सेम एग्जेम्पशन सा, एग्जैक्टली सेम एग्जेम्पशन। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल
providing services to other than business entities exempt. Arbitral tribunal providing services to business entity having turnover up to threshold is exempt. Arbitral tribunal providing services to CG, SG, UT, LA गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट अथॉरिटी exempt. आया समझ में? तो टैक्सेबिलिटी के लिए कौन बचता है? बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड. क्लियर है सबको? तो अपना लीगल सर्विस हुआ एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो गया. ओके, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्राइवेट कोर्ट. अपन हाई कोर्ट वगैरह में नहीं जाएंगे. ओके, क्योंकि वहां पर जाएंगे तो ओके न्याय मिलने तक अपना एज खत्म हो जाएगा. ओके 10 साल 20 साल कुछ भी लग सकता है. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, फटक से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल में जाते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. तो वो लोग अगर हमको सर्विस दे रहे हैं तो ये एग्जेम्पशन है एंड चार्ज है बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड. क्लियर? 3 एंट्री अपना कंप्लीट हुआ आरसीएम का. वापस से तीनों रिपीट कर रहा हूँ. ओके, सबसे पहला जीटीए. जीटीए के पास 2 ऑप्शन है, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज. फॉरवर्ड चार्ज में 2 ऑप्शन. ओके, 12% चार्ज कर सकता है, उसको फुल आईटीसी मिलेगा. दूसरा 5% चार्ज करेगा, ओके आईटीसी नहीं मिलेगा. उसके बाद दूसरा ऑप्शन आरसीएम ऑप्शन. आरसीएम ऑप्शन में रिसिपिएंट को पे करना है 5%. क्लियर है? देयर शुड बी स्पेसिफाइड रिसिपिएंट. उसके लिए 7 स्पेसिफाइड रिसिपिएंट. फैक्ट्री, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, ओके एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. ये 7 रहेंगे तो आरसीएम. इन लोगों को छोड़ के कोई रहेगा तो एग्जेम्प्ट. एग्जेम्प्ट समझ में आया क्या? इसको छोड़ के दैट इज स्पेसिफाइड सप्लायर तो होगा एंड रिसिपिएंट को छोड़ दो तो एग्जेम्प्ट. हम लोगों ने लॉजिक समझा क्यों एग्जेम्प्ट है? क्योंकि अदर देन एफसीएम वाले तो आरसीएम में एंड वापस से अदर देन आरसीएम को एफसीएम में भेजेंगे तो मतलब ही नहीं. क्लियर है क्या? उसके बाद लीगल सर्विस पढ़ा. लीगल सर्विसेज में लीगल सर्विसेज प्रोवाइड टू 3 एंटिटीज इज एग्जेम्प्ट. सबसे पहला अदर देन बिजनेस एंटिटी. सेकंड बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू थ्रेशोल्ड इन द प्रीवियस ईयर. तीसरा सीजी, एसजी, यूटीएलए गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट अथॉरिटी. इन लोग को दिया तो एग्जेम्प्ट. तो बचा कौन? लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड इन द प्रीवियस ईयर. क्लियर है सबको? आया समझ में? ओके. तो अपना 3 एंट्रीज कंप्लीट हो गए. ओके, अभी हम लोग 4th एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं. स्पॉन्सरशिप सर्विस. ओके, इधर से करेंगे स्पॉन्सरशिप सर्विस. अभी स्पॉन्सरशिप सर्विस मतलब कि हम लोग कुछ पैसा दे रहे हैं किसी एंटिटी को उसका इवेंट को स्पॉन्सर करने के. हो सकता है कि कॉलेज का जो फेस्ट है वो कोई एंटिटी स्पॉन्सर कर रहा है, पैसा दे रहा होगा. ओके, कॉलेज क्या करता है? बैनर लगाता है. ओके, बैनर लगाते हैं ना लोग. जो ग्राउंड रहेगा, ग्राउंड के चारों तरफ बैनर रहेगा उनका. ओके, पानी के बोतल पे स्टिकर रहेगा या जो भी है. ओके, बाउंड्री पे नाम रहेगा. ऐसा कुछ ना कुछ करके स्पॉन्सर करके हम लोग एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करते हैं. तो स्पॉन्सरशिप सर्विस में अगर समझो मैं स्पॉन्सर कर रहा हूं तो मैं सप्लायर हूं कि रिसिपिएंट? हाँ, इस तरीके से सोचना है. ओके, आंसर बराबर है. ओके, एग्जांपल रिलायंस लिमिटेड. ओके, इन लोगों ने समझो ए एंड बी कॉलेज को पैसा दिया. ओके, फॉर सर्टन इवेंट. ओके, कॉलेज फेस्ट के लिए पैसा दिया. किसने पैसा दिया? रिलायंस ने. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पैसा दिया कॉलेज को. अभी रिलायंस कौन है? सप्लायर हुआ कि रिसिपिएंट हुआ? रिसिपिएंट हुआ, क्योंकि इसके जेब से पैसा गया है. ओके, जिसके जेब से पैसा जाता है ही इज ट्रीटेड एज रिसिपिएंट. सबको समझा के? जिसके जेब से पैसा गया वो रिसिपिएंट. अभी अपने को एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसा लगता है कि रिलायंस स्पॉन्सर्ड इवेंट सो रिलायंस इज सप्लायर. नहीं, रिलायंस ने अगर इवेंट को स्पॉन्सर किया रिलायंस इज रिसिपिएंट. समझ में? रिलायंस ने अगर इवेंट को स्पॉन्सर किया ओके ही इज ट्रीटेड एज रिसिपिएंट.
सबको समझ में आ रहा है कुछ? चलो, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया, रिलायंस प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू एबी कॉलेज। क्वेश्चन को चेंज किया मैंने। रिलायंस प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू एबी कॉलेज। हाँ, अभी एबी कॉलेज रिसिपेंट। ओके, तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि स्पॉन्सरर कौन है एंड स्पॉन्सरशिप सर्विस कौन प्रोवाइड करे। गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पर सप्लायर में बोला है एनी पर्सन, मतलब कि पैसा किसको मिलेगा, वो कोई भी रहे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पैसा देने वाला कौन होना चाहिए? आइदर इट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट और इट शुड बी पार्टनरशिप फॉर्म। समझ में आया? तो अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं। मिस्टर ए sponsored an event run by partnership firm. Mr. A, okay, sponsored an event run by partnership firm. ए कौन है? रेसिपिएंट है। ओके, बट ही इज नॉट द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। ओके, हम लोग को बॉडी कॉर्पोरेट चाहिए या तो पार्टनरशिप फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पर आरसीएम नहीं आएगा, तो एफसीएम आएगा। ओके, एफसीएम में एफसीएम कब आएगा? जब सप्लायर टैक्सेबल पर्सन होगा। आया पॉइंट समझ में? देखो, हम लोगों ने सीखा था जीटीए वाले में आरसीएम नहीं है तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन वो चीज अपने को सबके सब एंट्री में फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वहां पर सप्लायर का नेचर अलग था। गवर्नमेंट ने सप्लायर को ऑप्शन दिया था, आप चूज करो एफसीएम के आरसीएम, बराबर है। लेकिन यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं दे रहा है कोई। क्लियर है क्या? तो यहां पर अगर आरसीएम नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? एफसीएम, प्रोवाइडेड सप्लायर इज अ टैक्सेबल पर्सन। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया? तो अपना 4 एंट्री हुआ। ओके, जीटीए, लीगल सर्विस, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंड स्पॉन्सरशिप। सबको क्लियर है क्या? अभी ब्रेक चाहिए? थोड़ी देर के बाद ब्रेक दो अभी। अगला एंट्री बड़ा है, इसके लिए आधा घंटा लग जाएगा अगले वाले में। जल्दी नहीं छोटे, ऐसा नहीं, वो एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए ब्रेक लेना। चलो एक ब्रेक ले लो। अभी हम लोग एंट्री नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। एंट्री नंबर 5 विच इज गवर्नमेंट सर्विस। ओके, गवर्नमेंट सर्विस। अभी यहाँ से पहले हम लोग एग्जामिशन समझ लेंगे। अभी यहाँ से एग्जामिशन हम लोग पहले समझ लेंगे गवर्नमेंट सर्विसेज का। ओके, गवर्नमेंट सर्विसेज का एग्जामिशन होने के बाद हम लोग टैक्सेबिलिटी में आएंगे, मतलब कि दोनों साथ में हो जाएगा। ओके, गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो 3 कैटेगरी में बाइफरकेटेड। ओके, देयर आर 3 कैटेगरीज, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी नंबर 3। अभी 3 कैटेगरी है। सबसे पहला कैटेगरी, इसमें 3 सर्विसेज। ओके, देयर आर 3 कैटेगरी। कैटेगरी 1 के अंदर देयर आर 3 सर्विसेज। ओके, तीनों सर्विस का स्पेशलिटी ये है कि ये तीनों सर्विसेज जब कभी भी टैक्सेबल होगा, जब कभी भी टैक्सेबल होगा, तब ये टैक्सेबल होगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ओके, तीनों सर्विस, कैटेगरी 1 का जो 3 सर्विस है ना, कैटेगरी 1 का जो भी 3 सर्विस है, ये जब भी टैक्सेबल रहेगा, इट वुड बी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ओके, एग्जामिशन हम लोग को देख के चलना है, लेकिन जब भी ये टैक्सेबल होगा बाय चांस, तभी ये टैक्सेबल कैसे रहेगा? फॉरवर्ड चार्ज में। फॉरवर्ड चार्ज में ये गवर्नमेंट का सर्विस है। एवरीवन लिसन, एंट्री नंबर 5 इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस मतलब गवर्नमेंट ने दिया हुआ सर्विस, लिया हुआ नहीं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, ओके, तो उसके ऊपर क्या टैक्सेबिलिटी वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहला सर्विस है सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मतलब कि स्पीड पोस्ट।
ओके, इंडियन पोस्ट जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इट इज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ओके, इट इज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा कौन सी सर्विसेज पे? सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। देखो ये है गवर्नमेंट का, एंड टैक्सेबल भी बोला है, मतलब टैक्स भी ये लोग गवर्नमेंट को ही पे करें। ओके, इसका क्या इंटरप्रिटेशन? देखो ये गवर्नमेंट ही है ना, ये लोग गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट को टैक्स भर रहा है। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस? तो फिर तो सब सर्विसेज एग्जेम्प्ट ही होना चाहिए, खुद ही टैक्स पे करो एंड फिर खुद ही आईटीसी लो एंड रेवेन्यू भी खुद ही रखो। आरसीएम ठीक है, ये फॉरवर्ड चार्ज वाला बोलो, फॉरवर्ड चार्ज। देखो गवर्नमेंट मतलब कि देर आर वेरियस मिनिस्ट्रीज। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मतलब ऐसा अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है गवर्नमेंट का। ओके, इसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, समझ में आया? सो मिनिस्ट्री ऑफ स्पीड पोस्ट is going to pay GST to Ministry of Finance। आ रहा है समझ में कुछ? मिनिस्ट्री ऑफ स्पीड पोस्ट, ओके, इन लोगों का कुछ भी रहेगा नाम, मिनिस्ट्री ऑफ स्पीड पोस्ट इज गोइंग टू पे जीएसटी टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब कि अलग डिपार्टमेंट को जीएसटी का रेवेन्यू जाता है। गेटिंग द पॉइंट? तो अपने को भले लगता है कि गवर्नमेंट एक ही है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं एट द एंड अलग अलग से असेस करते हैं कि ये डिपार्टमेंट ने पूरे साल में कितना रेवेन्यू अर्न किया। ओके, ये डिपार्टमेंट से कितना कमाई हुआ। तो वो सीएजी ऑडिट होता है मालूम है? ओके, क्या ऑडिट, तो उसमें वो मतलब चेक करते हैं कि ये सेक्टर में हमको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। क्लियर है क्या? तो गवर्नमेंट कभी कभी प्रॉफिट के मोटिव से नहीं आता है, गवर्नमेंट कभी कभी कंपटीशन को बढ़ाने के मोटिव से भी आता है। ओके, एग्जांपल समझो कोई सेक्टर में चीज़ें बहुत महंगी है, तो उधर गवर्नमेंट खुद का एंटिटी को सेटअप करेगा। क्यों सेटअप करेगा? और कम भाव में बेचेगा ताकि दूसरा एंटिटी अपना प्राइस कम करे। समझ में आया? तो गवर्नमेंट बेसिकली ये सब ऑब्जेक्टिव से काम करता है, नॉट नेसेसरी कि हमेशा प्रॉफिट ही कमाने का इंटेंशन है। गवर्नमेंट ट्राइज टू क्रिएट कंपटीशन। कंपटीशन क्रिएट होगा तो बाकी लोग अपने को लूटेंगे नहीं। ओके, वो भी गवर्नमेंट का एक काम रहता है। समझ में आता? अभी इंडियन ऑयल हो गया, ओके, ओएनजीसी फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ओएनजीसी। अभी ओएनजीसी है इस वजह से उस सेक्टर के सारे कंपनीज जो प्राइवेट सेक्टर के, ओके, वो रेगुलेटेड है प्राइजेस से। वो लोग कुछ भी प्राइस चार्ज नहीं करेंगे आपको, क्योंकि ओएनजीसी भी है, गवर्नमेंट एंटिटी है बीच में। ठीक है? तो अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कैटेगरी 1 का ट्रांजेक्शन। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है स्पीड पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज मतलब कि अपना इंडियन रेलवेज। ओके, इंडियन रेलवेज कभी भी टैक्स अगर भरेगा, कभी भी टैक्स भरेगा, इट वुड बी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। इट वुड बी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ओके, दीज सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ये जो सर्विस है, ये तीनों सर्विसेज के ऊपर क्या लगने वाला है? फॉरवर्ड चार्ज। एंड देर इज सम रीजन ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। ओके, फॉरवर्ड चार्ज लगने का कुछ रीजंस है। देखो, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा तो गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जीएसटी भरना पड़ेगा, रिसिपेंट से कलेक्ट करना पड़ेगा। वो तो फॉरवर्ड चार्ज का देयर कैन बी टू रीजंस, ध्यान से सुनना। अभी फॉर एग्जांपल कुरियर कंपनीज, ब्लू डार्ट, ओके, मारुति कुरियर, अभी ये लोग जो अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं इसके ऊपर टैक्स है। उसके कंपटीशन में कौन है? स्पीड पोस्ट, जिसका रेट सच में कम है। बराबर है? तो इन लोगों को एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए, इस वजह से गवर्नमेंट स्पीड पोस्ट के ऊपर फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी भरता है। अभी समझो मारुति कुरियर बोलता है कि मुंबई से नासिक पहुंचाने का, पार्सल पहुंचाने का चार्जेस 100 रुपये लगेगा, पर स्पीड पोस्ट में 40 रुपये लगेगा। बराबर? तो गवर्नमेंट अगर स्पीड पोस्ट को एग्जेम्प्ट रखता, बोलता है कि ये तो गवर्नमेंट का है, चलो करने दो आगे, तो क्या होता?
पार्शलिटी होता। पार्शलिटी समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि बेचारे प्राइवेट प्लेयर उसी सेक्टर में जीएसटी भर रहे हैं एंड स्पीड पोस्ट खुद का ही है, गवर्नमेंट का तो एग्जेम्पशन एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से गवर्नमेंट क्या करता है, अपने सर्विसेज पे भी टैक्स लगाता है। समझ में? गवर्नमेंट क्यों अपने सर्विस पे टैक्स लगाता है? वो भी फॉरवर्ड चार्ज में क्यों लगाया? क्योंकि रिसिपिएंट अपने जैसे मेजोरिटी स्पीड पोस्ट की, तो टैक्स का बर्डन कौन बेयर करेगा? हम करेंगे। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा। ओके, तो मारुति वाले ऐसा नहीं बोल सकते कि जीएसटी की वजह से आपका रेट सस्ता है, ऐसा नहीं बोलने चाहिए लोग। ओके, एक्चुअल में रेट सस्ता है तो जीएसटी का एलिमेंट शुड बी सेम। ओके, वो लोग भी जीएसटी चार्ज करेंगे, हम भी चार्ज करेंगे, मतलब फॉरवर्ड चार्ज। आया समझ में फॉरवर्ड चार्ज का रीजन? सेकंड रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ध्यान से सुनना। ओके, ये सब लॉजिक्स को किधर तो नोट डाउन करो, चार्ट पे नोट डाउन करो, या तो अलग से लॉजिक्स के लिए एक पेज बनाओ, क्योंकि ये लॉजिक अगर समझेगा ना तो याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो चीज़ है वो आपको यूट्यूब, गूगल, कोई दूसरे लेक्चर्स में नहीं मिलेगा। ओके, ये स्पेशलिटी अपने लेक्चर का, तो वो चीज़ को आपको नोट डाउन करना। सुनो, अभी आईटीसी के चैप्टर में एक प्रोविजन है, ओके, वो यहाँ पर डिस्कस करें ताकि मालूम पड़े कि फॉरवर्ड चार्ज क्यों है। फॉरवर्ड चार्ज क्यों है? देखो, फॉरवर्ड चार्ज है ये अपने को मालूम पड़ गया, इधर तक ये डिस्कशन। लेकिन फॉरवर्ड चार्ज ही क्यों है वो समझे। क्लियर है? क्या समझ रहे? वाई इट इज फॉरवर्ड चार्ज। अभी आईटीसी के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, या आपने पहले भी पढ़ा होगा, या फिर हमने अभी अभी डिस्कस भी किया, चलो बेटर, हमने अभी अभी डिस्कस किया। अगर मेरा ट्रांजैक्शन, ओके, मेरा सेल अगर आरसीएम में टैक्सेबल है, मैं जो सेल करता हूँ उसके ऊपर सामने वाला जीएसटी भरने वाला, तो मुझे आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं, मुझे आईटीसी नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा है कुछ? तो अगर मैं अपने सेल को आरसीएम में रखता तो मेरे को खरीदे के ऊपर आईटीसी मिलता क्या? आईटीसी नहीं मिलता। आईटीसी नहीं मिलता तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाता। कॉस्ट बढ़ जाता, बराबर है, कॉस्ट बढ़ जाता। कॉस्ट बढ़ता तो सेलिंग प्राइस बढ़ता। आ रहा है कुछ समझ में? तो इंडियन रेलवेज को ये मालूम पड़ा, रेलवेज ने सोचा कि अपना कॉस्ट इतना बढ़ क्यों रहा है, रेलवेज का कॉस्ट बढ़ रहा है। अभी जीएसटी से कॉस्ट बढ़ेगा मतलब कि 18% जीएसटी है, 18% मार्जिन बढ़ना मतलब अपना प्रॉफिट मार्जिन 18% से कम होना, बराबर है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉ को चेंज किया। लॉ को क्या किया, इंडियन रेलवेज के सेल्स को फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स किया। क्यों टैक्स किया फॉरवर्ड चार्ज में? ताकि आईटीसी मिले। आईटीसी मिलने से क्या होएगा, कॉस्ट कम होएगा। आ रहा है कुछ समझ में? गेटिंग द पॉइंट? इसीलिए ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड चार्ज में। अभी रिसिपिएंट को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है। आरसीएम में होता तब भी जीएसटी भरना पड़ता है, एफसीएम में भी भरना ही पड़ रहा है इसको। मतलब एक में डायरेक्टली गवर्नमेंट को भरना पड़ता है, एक में सप्लायर को देना पड़ता है। मतलब उसके जेब का आउटफ्लो तो सेम ही है, पर गवर्नमेंट को बेनिफिट हो गया ना इधर। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस ट्रांजेक्शन को किस में रखा है, फॉरवर्ड चार्ज में। क्लियर है क्या पॉइंट? समझा लॉजिक? ओके, तो सबसे पहला डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। सेकंड इज सर्विसेज इन रिलेशन टू वेसल एंड एयरक्राफ्ट। मतलब कि वेसल एंड एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो सर्विसेज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे रिपेयरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, रिपेयरिंग ऑफ वेसल, ये सब सर्विसेज भी दे रहे हैं। एंड तीसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। ओके, पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने का सर्विस एंड गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का सर्विस, ये भी गवर्नमेंट दे रहा है। ये तीनों सर्विसेज कैसे टैक्सेबल रहेगा हमेशा, एफसीएम। लॉजिक समझा क्यों एफसीएम? ओके, सबसे पहला लॉजिक कंपटीशन, दूसरा आईटीसी। समझ में आया? क्लियर है क्या सबको लॉजिक एफसीएम की? उसके बाद सेकंड इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, सेकंड इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी।
अभी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कि जगह को भाड़े पर देना, दिख रहा है इतना, जूम करो। ओके, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नाउ लिसन। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि बिजनेस एंटिटी को सर्विस मिल रहा है या फिर अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विस मिल रहा है। किसको मिल रहा है? बिजनेस को या तो अदर देन बिजनेस को। समझ में आया पॉइंट? बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विस मिल रहा है, बिजनेस एंटिटी को, तो हम लोग चेक करेंगे कि वेदर दैट बिजनेस एंटिटी इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी और अनरजिस्टर्ड। क्लियर है क्या? क्या चेक करेंगे? रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड। अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है देन लेट दैट बिजनेस एंटिटी पे टैक्स अंडर आरसी। क्लियर है? कुछ समझ में आया? मतलब अगर गवर्नमेंट है, एमआईडीसी फॉर एग्जांपल, स्टेट गवर्नमेंट, ओके, एमआईडीसी में एक प्लॉट है, ओके, गवर्नमेंट ने ये प्लॉट किसी बिजनेस एंटिटी को भाड़े पर दिया, ओके, वो बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, सो दैट बिजनेस एंटिटी वुड बी लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। आया समझ में? लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं छोड़ेगा, आरसीएम ना सही एफसीएम में तो मिलना ही चाहिए। सबको समझा? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिजनेस एंटिटी को दिया, अगर रजिस्टर्ड रहेगा तो आरसीएम, अनरजिस्टर्ड रहेगा तो एफसीएम। एफसीएम, ओके, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझ में आया क्या? अदर सर्विसेज में इट वुड बी एग्जाम, लेकिन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में इट इज एफसीएम। सबको क्लियर है? नहीं, लायबल नहीं, रजिस्टर्ड नहीं, तो इस केस में फिर पेनल्टी लगेगा उसमें। ओके, अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो पर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, ओके, तो गवर्नमेंट आपको रजिस्टर्ड बनाएगा। हाँ, गवर्नमेंट आपको रजिस्टर करेगा एंड पेनल्टी लगाएगा फॉर नॉट टेकिंग रजिस्ट्रेशन इन स्पाइट ऑफ क्रॉसिंग 20 lakhs। हाँ, एफसीएम में कवर होगा, पर पेनल्टी लगेगा आपको फॉर नॉट कंप्लाइंग लॉ। यस, हाँ, पर रजिस्टर्ड नहीं हो आप तो फिर एफसीएम में जाएगा वो। यस, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलता है कि जब तक सामने वाले के पास जीएसटी नंबर है तभी एफसीएम आएगा। अगर सामने वाले के पास जीएसटी नंबर ही नहीं है तो गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा कि उसका टर्नओवर क्रॉस हुआ है कि नहीं हुआ? तो इसीलिए एफसीएम आएगा। क्लियर? चलो आगे। अदर्स। अदर्स मतलब कि इंडिविजुअल ने अगर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट से भाड़े पर लिया, एग्जाम्पल माड़ा का कॉलोनीज, ओके, स्टेट गवर्नमेंट का ओन रहेगा, ओके, तो ऐसे केस में एग्जाम्पल, ओके, इंडिविजुअल ले रहा है, इंडिविजुअल अगर जगह भाड़े पर ले रहा है तो नेसेसिटी है, उसका नेसेसिटी है। आ रहा है समझ में? उसको रहने के लिए लिया रहेगा उसने, इंडिविजुअल है, बिजनेस नहीं कर रहा है, इंडिविजुअल है, ओके, इंडिविजुअल रहेगा तो इट वुड बी एग्जाम्प्ट क्योंकि वो रहने के लिए ले रहा होगा, तो ये नेसेसिटी है, उस हिसाब से एग्जाम्प्ट। ओके, उसके बाद अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज मतलब कि सर्विसेज अदर देन 1 and 2, मतलब चार सर्विसेज को छोड़कर, चार सर्विस को छोड़ के। कौन सी चार सर्विसेज छोड़ के? कैटेगरी 1 की 3, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, सर्विसेज इन रिलेशन टू वेसल एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, ओके, ये तीनों, एंड चौथा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इन चारों को छोड़ दो, इन चारों को छोड़ के जो बाकी का सर्विसेज है उसके लिए कैटेगरी 3 है। क्लियर है क्या? तो कैटेगरी 3 में बहुत सारा सर्विस आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टेस्टिंग में गवर्नमेंट सर्विस दे रहा था सबको, ओके, वो सर्विस आ सकता है। गवर्नमेंट फूड लाइसेंस के लिए सर्विस देता है, ओके, गवर्नमेंट अपने को माइनिंग वगैरह करने का लाइसेंस देता है, मतलब कि बहुत सारा सर्विस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, ओके। तो सर्विसेज अदर देन 1 and 2। अगर बिजनेस एंटिटी को दिया, देखो अभी यहाँ पर ध्यान से सुनना, देखो ये पूरा पॉइंट अगर हम डिस्कस नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि लीगल सर्विस का एग्जैक्टली सेम है, ओके, लीगल सर्विस का डिट्टो है, डिट्टो। चलो, लीगल सर्विस में क्या था? अदर देन बिजनेस एंटिटी रहेगा तो एग्जेम्प्ट, तो इंडिविजुअल को दिया तो एग्जेम्प्ट। समझ में आया पॉइंट? उसके बाद बिजनेस एंटिटी को दिया, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड से अगर ज्यादा रहेगा,
देन इट इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम, कम रहेगा तो एग्जेम्प्ट। आया समझ में कैसे याद रखेंगे कैटेगरी 3? कैटेगरी 3 इज इक्वल टू लीगल सर्विस का कंपोनेंट्स। समझ में आया क्या? तो सिखाने का जरूरत भी नहीं पड़ा। क्लियर? एक बार मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ वापस से। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में देयर आर 3 सर्विसेज। सबसे पहला डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, एंड तीसरा सर्विसेज इन रिलेशन टू वेसल एयरक्राफ्ट। ये तीनों सर्विसेज जब कभी भी टैक्सेबल रहेगा तो रहेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ओके, लॉजिक क्या है फॉरवर्ड चार्ज का? ओके, आईटीसी मिलना चाहिए, ओके, एंड फेयर होना चाहिए। क्लियर है सबको? तो अपना यहाँ पर 2 एंट्रीज खत्म हुआ। ओके, सबसे पहला एंट्री था एंट्री नंबर 5। ओके, एंट्री नंबर 5 वाज कैटेगरी 3। ओके, एंड एंट्री नंबर 5A इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पर रजिस्ट अपना रिसिपेंट कौन है बोलो? चलो देखो, सबसे पहला एंट्री नंबर 5 के लिए, एंट्री नंबर 5 के लिए हु इज द स्पेसिफाइड सप्लायर? ओके, गवर्नमेंट मतलब CG, SG, UT, LA। ओके, ये सब गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के डेफिनेशन में आएगा ये सब। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड लोकल अथॉरिटी, सब लोग आएगा। क्लियर है? रिसिपेंट कौन होगा कैटेगरी 3 का? बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड इन द प्रीवियस ईयर। समझ में आया? ओके, उसके बाद अपना एंट्री नंबर 5A, एंट्री नंबर 5A स्पेसिफाइड सप्लायर CG, SG, UT, LA। स्पेसिफाइड रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन। देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना, आरसीएम के लिए स्पेसिफाइड रिसिपिएंट वुड बी रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पर। क्लियर है सबको? समझ में आया? ओके, तो अपना आज के दिन कितना हुआ? आरसीएम का इंट्रोडक्शन का रिवीजन किया, एंड देन एंट्री नंबर 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 एंड 5A। ओके, 6 एंट्रीज अपना क्लोज हो। एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहला जीटीए। जीटीए के पास 2 ऑप्शन है, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में भी 2 ऑप्शन है, या तो 12% चार्ज कर सकता है, पूरा आईटीसी मिलेगा। 5% चार्ज करेगा तो कुछ भी आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड सेकंड ऑप्शन आरसीएम, रिसिपेंट विल पे टैक्स अंडर 5%। क्लियर है क्या? 7 स्पेसिफाइड रिसिपेंट होना चाहिए, फैक्ट्री, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर स्पेसिफाइड सप्लायर ने अदर देन स्पेसिफाइड रिसिपेंट को सर्विस दिया, इट इज एग्जेम्प्ट। समझ में? स्पेसिफाइड रिसिपेंट मतलब द पर्सन हु इज लायबल टू पे फ्रेट। उसके बाद देखा लीगल सर्विस। लीगल सर्विसेज प्रोवाइड टू 3 एंटिटीज एग्जेम्प्ट। सबसे पहला अदर देन बिजनेस एंटिटी, सेकंड बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू थ्रेशोल्ड इन द प्रीवियस ईयर, तीसरा CG, SG, UT, LA गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट अथॉरिटी। इन तीनों को दिया तो एग्जेम्प्ट। इनको छोड़ के कौन बचता? बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड इन द प्रीवियस ईयर। क्लियर है? उसके बाद तीसरा सेम टू सेम एज आर्बिट्रल। फोर्थ स्पॉन्सरशिप सर्विस, सप्लायर कोई भी चलेगा, रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट या तो पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP। उसके बाद हमने गवर्नमेंट सर्विस किया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में 3 सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ओके, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल। ये तीनों सर्विसेज जब कभी भी टैक्सेबल रहेगा, फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा। सेकंड इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिजनेस एंटिटी अदर देन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी में रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड रहेगा तो आरसीएम, अनरजिस्टर्ड रहेगा तो FCM, अदर देन बिजनेस होगा तो एग्जेम्प्ट। उसके बाद अदर सर्विसेज सेम एज लीगल सर्विस। ओके, बिजनेस एंटिटी अदर देन बिजनेस एंटिटी। ओके, बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड, ओके, आरसीएम अप टू थ्रेशोल्ड एग्जेम्प्ट, अदर देन बिजनेस एंटिटी एग्जेम्प्ट। क्लियर है सबको? दैट्स इट फॉर टुडे।